मैं लता, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हमारी खास बातचीत में हमारे साथ हैं दर्शन दानू, देवाल ब्लॉक प्रमुख। उनसे जानते हैं उनकी कार्यकारिणी के बारे में और आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं वो, और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे वो। सर, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपकी ये जर्नी कब से स्टार्ट हुई? देखो, मैं 2011 में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्र संघ का महासचिव रहा। उसके बाद लगातार जन सरोकारों से, जन मुद्दों से मैं जुड़ा रहा और 2015 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर ही पीएचडी में एडमिशन लिया। पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद रिसर्च के स्कॉलरों की जो समस्याएं थी उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा संगठन बनाया, उसका भी मैं अध्यक्ष रहा। और हाल ही में पंचायत जो चुनाव हुए उसमें देवाल विकासखंड के सबसे दूरस्थ का क्षेत्र जो सौरीघाट, चोटिंग, हरमल, झलिया, जहां आज भी सड़क से वंचित है, संचार से वंचित है, ऐसे क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से वहां पर चुनाव जीतकर देवाल विकासखंड का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना। और सब युवाओं ने, सभी वहां के जनमानस का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देवाल कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से मेन मार्केट? बागेश्वर से लगभग यहाँ से 50-55 किलोमीटर यहाँ से दूर है। नज़दीक का ही ब्लॉक और सबसे दूरस्थ का ब्लॉक है। गढ़वाल का मैं कहूँ तो सबसे दूरस्थ का ब्लॉक है। और आज भी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याओं से वहाँ के लोग आज भी जूझ रहे हैं। आज जहाँ एक और हम इस डिजिटल इंडिया के ज़माने में और इस 21वीं शताब्दी में जहाँ लोग हवाई पट्टियों की बात कर रहे हैं, रेल की बात कर रहे हैं, तब मेरे क्षेत्र के लोग सड़क की बात करते हैं, तब मेरे क्षेत्र के लोग संचार की बात करते हैं, तब मेरे क्षेत्र के लोग बिजली की बात करते हैं। और इन तमाम समस्याओं को लेकर मन में विचार था कि इन तमाम समस्याओं के लिए लड़ें, जूझें। और आज मुझे अपने 2-3 महीने के कार्यकाल में मुझे संतोष है कि मैं इन तमाम मुद्दों पर अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरे प्रधानों के साथ, क्षेत्र पंचायतों के साथ और वहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ काम कर रहे हैं और जितनी भी समस्याएं उसके लिए लगातार शासन प्रशासन को अवगत भी करवा रहे हैं। एज ए ब्लॉक प्रमुख आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या योजनाएं हैं अपने क्षेत्र को लेकर? देखिए, जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख आज मैं समझता हूं कि ब्लॉक प्रमुख कहने को बहुत बड़ा पद है, लेकिन आज जिस तरीके से सरकारों ने पंचायतों को खोखला कर दिया है, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पंचायतों को अधिकार देना पड़ेगा। ये देश की सबसे छोटी पंचायत है। जब तक हमारी पंचायतें मजबूत नहीं होंगी तब तक हम अच्छे देश का विकास संभव नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कहते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका उतना बड़ा विज़न भी होना चाहिए। लेकिन आज मैं समझता हूं कि बिना स्मार्ट गांव के स्मार्ट सिटी की कल्पना करना मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अधूरा है। और इस ओर माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमने देवाल विकासखंड के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने तय किया है कि जितने भी प्रधान हैं उनसे आग्रह किया है कि वो एक वार्ड को गोद लेंगे, अपने ग्राम सभा के एक वार्ड को गोद लेंगे। और साथ ही मैंने खुद तय किया है, ब्लॉक प्रमुख होने के नाते मैं देवाल विकासखंड की जो सबसे दूरस्थ का गांव होगा जिसमें अभी भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, मैं उस गांव को गोद ले रहा हूं और 2 साल तक उस गांव के विकास की योजना मैं तैयार करूंगा। क्या आपके गांव है, जो आपका क्षेत्र है, उसमें लोगों के पास, ग्रामीणों के पास मूलभूत सुविधाएँ हैं? मूलभूत सुविधाओं को पूरी करने के लिए मैं चुनाव लड़ा। मैंने कहा ना कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां आज भी सड़क नहीं है, लेकिन हम लगातार, मैं इससे पहले पिंडारी संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा और लगातार हम आंदोलनों से जुड़े रहे। मैं आंदोलन से निकला हुआ नौजवान हूं और मैंने देखा है कि जब वहां पर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम लगातार लड़ते रहे तो शायद से मैंने इतनी कोशिश की, मैंने आत्मदाह करने की भी कोशिश की जब शासन प्रशासन ने सुनना बंद कर दिया। लेकिन आज मुझे संतोष इस बात का भी है कि अपने क्षेत्र की 25,000 जनता के साथ मैंने काम किया, उनके साथ लड़े भिड़े और हम सब लोगों ने शासन प्रशासन से पूरी जनता के साथ लड़ा। और आज मैं समझता हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं कहीं ना कहीं रास्ते पर लगे हैं और आने वाले सालों में वो पूर्ण भी होंगी, ऐसी मैं संभावना जता रहा हूँ। कितना कार्यकाल आपका अभी तक हो चुका है? अभी तो 3 महीने हो रहे हैं, लेकिन 3 महीने के भीतर
हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक डिपार्टमेंटों के साथ मैंने तय किया है कि बैठक हम लगातार कर रहे हैं, और जो भी असुविधाएँ हो रही हैं, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे सड़क को लेकर हो, चाहे संचार को लेकर हो, चाहे कृषि को लेकर हो, चाहे पर्यटन को लेकर हो, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर पाएँ। मैं समझता हूँ कि जो हमारे पहाड़ के इलाके, उत्तराखंड की जो कल्पना हुई थी, उत्तराखंड की जो कल्पना थी, इस बात को लेकर थी कि पहाड़ का विकास होगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी आज पहाड़ के काम नहीं आ रही है। हमारे पास एक मूलभूत जो समस्या है आज पलायन की, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हम पूरे जितने भी ग्रामीण अंचलों से निकल कर आते हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार दोषी है। दोषी इस बात को लेकर हैं, हम पहाड़ों में वो सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। जब तक हमारे पास अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी, जब तक हमारे पास अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं होगी, जब तक हमारे पास रोज़गार के अवसर पैदा नहीं होंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि पलायन को रोकना बहुत असंभव है। और आज भी इस युग में कहीं कहीं हम डिजिटल इंडिया की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लोगों को 5-5 किलोमीटर ऊपर धार में जाके तब जाके बात करते हैं। तो ये भी समस्याएं हमारे सामने हैं, लेकिन हम सब युवाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ तो पूरी युवा की टीम है देवाल में, और यहाँ हमारे जितने भी दानपुर क्षेत्र के हैं, बागेश्वर क्षेत्र के हैं, ये दोनों, या कपकोट का जो क्षेत्र है हमारा, पूरा हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण का मतलब है कि सबसे दूरस्थ के ब्लॉक हैं, और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा अपनी समस्याओं के लिए, तब जाके सरकारों भी जागेंगी, ऐसा मैं विश्वास जता रहा हूँ। पलायन का मुख्य कारण क्या लगता है आपको? पलायन का जो मुख्य कारण है, देखिए आज स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आज अगर कपकोट से, या हम समझते हैं देवाल के दूरस्थ क्षेत्रों से, अगर किसी को अल्ट्रासाउंड करवाना हो, किसी को एक्सरे करवाना हो, तो उनको कर्णप्रयाग जाना पड़ता है, या ऋषिकेश जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है। जब तक, और शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो आज हमारे पास महाविद्यालय नहीं है देवाल के भीतर। आज मैं समझता हूं कि हमारे पास अच्छे रोज़गार के अवसर नहीं हैं। लोग केवल रोज़गार गारंटी से जो और भी जो छोटी छोटी योजनाएं गांव में, चाहे राज्य वित्त से आती हों या विधायक निधि से आती हैं, उन्हीं पर लेबरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार की सुविधाएं जब तक अच्छी ढंग से उपलब्ध नहीं होंगी, मैं समझता हूं कि पलायन नहीं रोका जा सकता है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि पीएचडी का स्टूडेंट हो तो मेरा कहीं ना कहीं फोकस एजुकेशन को लेकर रहता है, और मैंने कोशिश भी कर रखी है कि देवाल क्षेत्र के भीतर, मैं खुद पीएचडी का स्टूडेंट होने के नाते, मैं अप्रैल से मैंने तय किया है, जितने भी हमारे पास पुराने जो अधिकारी लोग हैं, चाहे वो कृषि से रिटायर्ड हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिटायर्ड अधिकारी है, हमने ये तय किया है कि वो 1-1, 2-2 घंटे अपने स्कूलों में समय देंगे। हम जानते हैं कि उत्तराखंड में शिक्षकों का अभाव है, और इसके लिए हम लोगों ने बीच में जितने भी वहाँ के रिटायर्ड अधिकारी हैं उनसे आग्रह भी किया, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहीं तक जो मेरी पहल है, मेरी लोगों की पहल है, मेरे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी पहल है, कहीं ना कहीं साकार भी हो रही है। और ख़ुद मैंने तय किया कि अप्रैल माह के बाद मैं स्कूलों में जाकर मैं भी 1-2 विद्यालयों में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। और साथ ही साथ अभी देवाल के भीतर हम लोग एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर वहां पर खोल रहे हैं, जिसमें टीचरों को भी हमने उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, और साथ ही जो हमारे अधिकारी, चाहे क्योंकि ब्लॉक के अंदर पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी हैं, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि जब बच्चा 9, 10, 11, 12 में पढ़ता है तो वो अपना एक उद्देश्य फिक्स कर ले, अपना गोल फिक्स कर ले कि मुझे जाना किस ओर है। तो मैं समझता हूँ कि जब डॉक्टर कोचिंग देगा, जब वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो कोचिंग देंगे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बच्चे अपने आप को गोल फिट कर पाएंगे। और साथ ही हमने ये भी तय किया है कि एक लाइब्रेरी हम देवाल में खोलने जा रहे हैं, जिसमें अच्छी बुक्स वहाँ पर रहें, और महीने के भीतर, हफ्ते के भीतर वहाँ पर डिस्कशन हो, तमाम मुद्दों को लेकर, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर भी डिस्कस हो, जिससे कि मैं समझता हूँ कि आने वाले जनरेशन के भीतर, मैं समझता हूँ कि पहाड़ के भीतर एक कहावत है कि पहाड़ झुकता नहीं है, पहाड़ टूटता है। तो मैं, क्योंकि पहाड़ के लोगों में क्वालिटी है, पहाड़ के लोगों में बहुत तरक्की करने के बहुत अवसर हैं, लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पाती है। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके की छोटी छोटी योजनाएं होंगी तो बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा, और जब बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा तो देश भी अच्छा होगा, समाज भी अच्छा होगा। और आपके क्षेत्र देवाल में लगभग कितने गाँव उसमें आते हैं? हमारे यहाँ लगभग 46 ग्राम सभाएँ हैं। 40 ग्राम सभाओं में लगभग 25,000 की पॉपुलेशन वहाँ निवास करती है, और 25,000 लोग आज भी मैं समझता हूँ कि
काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर असुविधा तो है, लेकिन आज भी चाहे जो देश की जो हमारी ब्लॉक की योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर काफ़ी जागरूक भी रहती है मेरी देवाल की जनता। और हम लगातार कोशिश करते हैं कि गांव-गांव में जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में बता पाएँ और जिससे लोगों को लाभ मिल पाए। और आपके क्षेत्र में आपको लगता है क्या कुछ ऐसा उद्योग वहाँ पे खोला जा सकता है जिससे लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके? देखिए, जहाँ तक उद्योग की बात है, लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग खुलने चाहिए। आज हमारे यहाँ अपार संभावना में माल्टे होते हैं। क्या आज हम मार्केट से खरीद के पी रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर वहाँ पर एक छोटा सा लघु उद्योग लग जाए तो मैं समझता हूँ कि जो माल्टे की जिससे हम जूस बना पाएँ वो फैक्ट्री वहाँ पर लग सकती है। साथ ही हम देखते हैं कि मिनरल वाटर जो है वहाँ पर मैं समझता हूँ कि उसकी भी बोतल प्लांट वहाँ पर लग सकता है। और कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी अपार संभावनाएँ हैं। आज मैं बागेश्वर में आया, जिस नरेंद्रा पैलेस हो गया, हमारे विक्की भाई हैं, ये मंडवे का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, यहाँ मंडवे का मोमो बना रहे हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा इन लोगों को, इनकी जो योजना है, ये जो जिस तरीके से पहाड़ के जो उत्पाद हैं उन पर काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। और मैंने आमंत्रित भी किया है दोनों लोगों को कि देवाल में आएँ और ऐसी जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में वहाँ के लोगों को भी बताएं। और साथ ही जहाँ तक सवाल है और उद्योगों को लगने का या रोज़गार का, मैं समझता हूँ कि मनरेगा योजना चलती है सरकार की। तो हमने अभी मेरी बीच में बात भी हुई थी माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, जब हरिद्वार में हमारा अधिवेशन हुआ था, और साथ ही जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं या हमारे जो सचिव हैं उनसे हमने आग्रह भी किया है कि हम मनरेगा को कृषि से जोड़ें। जब तक जो हमारे खेतों में महिलाएं काम कर रही हैं उसको हम मनरेगा से जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और साथ ही जो गांव में जैसे फीटर है या लाइटमैन है उसको भी हम मनरेगा से जोड़ें ताकि ये योजना तैयार हो, क्योंकि हमें मालूम है कि गांव में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो तमाम चीज़ों को जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों पर काम हुआ तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड बहुत आगे होगा, बहुत तरक्की पर जाएगा। क्योंकि मनरेगा में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन 2006 से लेकर अभी तक हम दीवार लगाने पर टिक गए, हम सीसी मार्ग बनाने पर टिक गए। लेकिन योजनाओं को कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पहाड़ के हिसाब से योजनाएं तैयार की जाएं, ब्लॉक के हिसाब से योजनाएं तैयार की जाएं। मैं समझता हूँ कि ये सार्थक पहल होगी। कल का जो हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट रहा था उसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में भी थे, और उस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा ये प्रयास था? उसके बाद जो कल का टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ, मैं समझता हूँ कि उसके पास मेरे लिए शब्द नहीं है। जो यहाँ के लोगों ने प्यार दिया उसके लिए तो मैं इनका धन्यवाद देना ही चाहूँगा। और साथ ही साथ इतना बड़ा टूर्नामेंट कराना बागेश्वर से जैसी जगहों पर, निश्चित तौर पर हम सुंदर भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, यहाँ की पूरी इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। निश्चित तौर पर ऐसे टूर्नामेंट करने से हमारे युवाओं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों में भी, मैं आज सुन भी रहा था, कई लोग मिलने भी आए कि बागेश्वर के इतिहास में ऐसा टूर्नामेंट शायद से पहली बार हुआ है। इसके लिए अगर किसी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर सुंदर भाई और उनकी पूरी टीम को क्रेडिट दिया जाता है। और साथ ही मैं समझता हूँ कि आज भी देश के भीतर जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, निश्चित तौर पर वो भी, उनके अंदर भी किसी ने संभावनाएं देखी होंगी और उन्होंने अपने अनुसार मेहनत भी की होगी। मैं समझता हूं कि वो भी ऐसे ही टूर्नामेंटों से निकल कर आगे गए हैं जो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं कि मैं संभावनाएं जता रहा हूं कि मनीष पांडे के बाद यहाँ से कोई नौजवान हमारा ऐसा भी निकले जो देश का नेतृत्व करे खेल के क्षेत्र में और उत्तराखंड का नेतृत्व करे। क्योंकि दुनिया में एक टाइम ऐसा था जब बल से दुनिया चलती थी, जब ताकत से दुनिया चलती थी। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब पूंजीपतियों का राज इस पूरे दुनिया में हुआ करता था। आज दौर टैलेंट का है, आज टैलेंट से दुनिया चलेगी। और आज हम देखते हैं अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये देश इसलिए आ गए क्योंकि इनके पास टैलेंट है। और मैं समझता हूँ कि टैलेंट की कमी हमारे इस पहाड़ में नहीं है, पहाड़ के लोगों में बहुत टैलेंट है। और निश्चित तौर पर सुंदर भाई की जो पहल है, हमारे विक्की भाई और तमाम लोगों की जो पहल है, निश्चित तौर पर जो क्रिकेट के क्षेत्र में यहाँ से आगे बढ़ेंगे नौजवान साथी। और हमने ये भी तय किया है कि जितने भी हमारे यहाँ से निकलने वाले नौजवान हैं, अगर उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है, हम सब लोग मिलकर, है ना, चाहे हमें चंदा करना पड़े, लेकिन अगर कोई हमें क्वालिटी ऐसी लगती है कि इस खिलाड़ी के अंदर ही आगे बढ़ने की क्वालिटी लगती है, निश्चित तौर पर हमसे जितना प्रयास होगा हम करेंगे ही। अगर हमसे नहीं हो पाएगा हम चंदा इकट्ठा करके भी उसके लिए काम करेंगे, ऐसा विश्वास मैं जताना चाहता हूँ। आप काफ़ी यूथ
देता है आप, तो आपने यही करियर, यही फील्ड क्यों चुना? क्या लगा आपको इस फील्ड के लिए? देखो, जब से मैं छात्र जीवन में आया तो कभी मकसद नहीं था कि इस क्षेत्र में जाने का, क्योंकि बहुत मध्यम परिवार से आया हूँ और पिताजी ने दूसरों के खेतों में हल चलाकर तब मुझे पढ़ाया है। और राजनीति का क्षेत्र जहाँ माना जाता कि बड़े बड़े जिनके पास पैसा होता है, तमाम चीज़ें होती, वही नेतागिरी माना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में विचार था कि जब मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भीतर गया तो वहाँ पर लोगों की समस्याएं मैंने देखी, वहाँ के छात्रों की समस्याएं देखी। वहाँ पर दूरस्थ के क्षेत्र से जब बच्चे जाते थे तो वहाँ पर एडमिशन के लिए सीट नहीं मिल पाती थी। वहाँ पर फीस इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर बच्चों को, जो मध्यम परिवार का बच्चा है, वो एफर्ट्स नहीं कर पाता था। इन तमाम चीज़ों को लेकर मन में विचार था कि भाई मैं इनके लिए क्या कर पाऊँ, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता, लेकिन दूसरों को जीने का मज़ा कुछ और ही आता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँ और निश्चित तौर पर मैं नौकरी भी कर सकता था। पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, तो पीएचडी होने के बाद कहीं ना कहीं नौकरी भी बहुत आराम से मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर सब नौकरियाँ ही करेंगे तो समाज के लिए कौन लड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि समाज के लिए लड़ना है किसी भी वो नौकरी से बड़ी चीज़ है, और इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत संतोष भी होता है, और अपने आप में कभी कभी इस बात का संतोष होता है कि मैं बहुत अच्छे क्षेत्र में आया जहाँ मैं कई लोगों की मदद कर पाता हूँ। मैं नौकरी में होता तो शायद मैं इतने लोगों की मदद नहीं कर पाता, लेकिन इस क्षेत्र में मेरे पास जो भी आता है, मेरे लायक जितनी भी मदद होती है, मैं उन लोगों की सहयोग भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि उन लोगों को कैसे ना कैसे उनकी जो समस्या है उनका समाधान कर पाऊँ। इसलिए ये क्षेत्र चुना है, और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आने से मुझे लगता है, मुझे संतोष भी है और लोगों की मैं काफ़ी मदद भी करता हूं, और आगे प्रयास भी रहता कि सब लोगों की मदद करना, क्योंकि गरीब परिवार से आया तो निश्चित तौर पर गरीबी का दर्द मुझे भली भांति पता है। तो निश्चित तौर पर इसलिए हर गरीब तबके का ध्यान रखना, हर गरीब तक योजनाएं कैसे पहुंच पाएंगी, हर गरीब तक कैसे उस गरीब का विकास हो, यही मेरी प्राथमिकता रहती है। अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा कि आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने करियर पे वो कैसे फोकस करें? देखो, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, बहुत ऐसा सवाल है कि जहाँ पूरे भारत देश में, और मैं समझता हूँ पूरे विश्व के भीतर, एक ही भारत देश ऐसा है जहाँ 35 वर्ष से नीचे के 65% पॉपुलेशन है हमारे भारत देश में, और बहुत सारी संभावना इस देश के भीतर है। आज चाहे खेल के क्षेत्र में हो, सरकारें खेलो इंडिया या तमाम योजनाएं चला रहे हैं, वो इसलिए चला रहे हैं कि गांव-गांव से टैलेंट निकले। और मैं सभी युवाओं से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा एक युवा होने के नाते पूरे युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं, आज जिस तरीके से हम नशा की ओर बढ़ रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने करियर पर फोकस करें। निश्चित तौर पर हर किसी का अपना अपना एक सोचना होता है, एक विज़न होता है, लेकिन मैं प्रत्येक युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने करियर पर फोकस करें, अपने क्षेत्र में कितना अच्छा आप योगदान दे सकते हैं इस पर फोकस करें। ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी करने के बाद ही सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप हर चीज़ में अब छोटी छोटी मदद करके भी लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं। आज जो हम सब युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, मैं समझता हूँ नशा और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम अपना रोज़गार स्थापित करके रोज़गार के नए नए अवसर हम क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं विक्की भाई हैं जो अपना व्यवसाय खुद चला रहे हैं यहाँ पर, और इनसे सीख लेकर हम कई युवा भी इस तरीके के जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं उसको हम कर सकते हैं। साथ ही जो नशा का एक बहुत बड़ा प्रचलन आज युवाओं में बढ़ गया है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे दरख्वास्त है, ये नशा पूरी हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। तो इसलिए मेरी विशेष आपसे अपील है, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से, अपने युवाओं से अपील है कि आप अपने कैरियर पर फोकस करें और खूब आगे बढ़ें, इस देश का नाम, इस प्रदेश का नाम, इस समाज का नाम रोशन करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज आगे बढ़ेगा। ब्लॉक प्रमुख होने के नाते पंचायतों में आपको क्या क्या दिक्कतें लगती हैं जो आपको अभी फेस करनी पड़ रही है? देखो, मैं भी ब्लॉक प्रमुख संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, और साथ ही हमने लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं। आज प्रमुखों के पास जो सुविधाएं वो बहुत कम हैं, क्योंकि प्रमुख होने को तो बहुत बड़ा पद है, लेकिन आज हमारे पास ना तो प्रमुख निधि है, ना वहाँ पर आवास की व्यवस्था है, ना वाहन की व्यवस्था है, ना जो सचिवालय हैं या विधानसभाओं में हैं उसमें गेट पास की व्यवस्था है। और इन तमाम जो पंचायतों में पहले 29 विभाग दिए जाते थे वो भी कहीं ना कहीं हटा दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ हमने सरकार से लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि
जब तक ग्रामीण अंचलों में गांव का विकास नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बजटिंग व्यवस्था बहुत शून्य है। और हमने रिक्वेस्ट भी किया सरकार से कि प्रमुख निधि जो पहले दी जाती थी उसको दोबारा शुरू कर दिया जाए। सचिवालय और विधानसभाओं में गेट पास के लिए प्रमुखों को गेट पास भी दिए जाएं, और साथ ही आवास की व्यवस्था भी हो और वाहन की व्यवस्था भी हो। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि दूरस्थ के क्षेत्रों में बहुत जगह ऐसी भी स्थिति है जहाँ स्टाफ की भी कमी है। तो सरकार से हमारी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त भी है, निवेदन भी है कि जहाँ जहाँ स्टाफ की कमी है वहाँ स्टाफ की पूर्ति भी की जाए और प्रमुख निधि पुनः रूप से संचालित की जाए ताकि क्षेत्र का, गाँव का विकास हो सके।